नमस्कार। इस फिगर को ज़रा देखिए, देखने की कोशिश करिए। कुछ समझ में आ रहा है? यानी ये जो ट्राइडेंट है, ये एम्बिग्यूअस ट्राइडेंट कहलाता है, इम्पॉसिबल ट्राइडेंट कहलाता है। इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऊपर से देखो तो अलग दिखाई देता है, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ ग्रीन बैकग्राउंड है वहाँ देखते हैं तो ये अलग दिखाई देता है। समझ में नहीं आ रहा है इसकी टांगें कितनी हैं, 2 हैं या 3 हैं। वीडियो पॉज करिए और देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए आगे, क्योंकि इसका जिक्र आने वाला है इस चैप्टर में। और अब ज़रा ये तस्वीर देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? ये एक लड़की है, युवती है, यंग गर्ल है, जो उधर पीछे की तरफ देख रही है, अपने कंधे की तरफ। कंधा इसका ये है और ये इसकी आंखें हैं, इधर नाक दिखाई दे रही है और वो पीछे की तरफ देख रही है। और फिर से आप देखिए तो ये एक बुढ़िया है, बुज़ुर्ग महिला हैं और ये नीचे की तरफ देख रही हैं। देखिए, ये इनका पोपला मुंह है, ये इनकी लंबी सी नाक है, ये इनकी आँख है ना। तो यहाँ कभी अगर आप यहाँ फोकस करते हैं तो आपको यंग गर्ल दिखाई देती है, और यहाँ अगर आप फोकस करते हैं तो आपको एक ओल्ड वुमन दिखाई देती है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स कहलाती हैं। इन दोनों का जिक्र यहाँ चैप्टर में आएगा, लेकिन क्योंकि वहाँ फ़ोटो नहीं है तो इसलिए मैंने आपको फ़ोटो शुरुआत में दिखा दिए। अब आपका ये चैप्टर गूगल पे अवेलेबल है। देखिए, मैंने टाइप किया तो ये सजेस्ट करने लगा गूगल, द लैंग्वेज ऑफ फिल्म साइंस एंड सिंटेक्स। तो हम इसको क्लिक करते हैं और देखिए ये हमारे सामने खुलकर आया। और अब हम इसको क्लिक करते हैं, क्या खुलता है? मुझे लगता है ये है हुआ जेम्स मोनेको। हाँ, ये हम इसको खोलते हैं। हाँ, चलिए, ये आपको दिख रहा होगा wordpress.com से, और इसको हम क्लिक करते हैं। जब वहाँ हमने क्लिक किया तो ये खुला, ठीक है। और ये जेम्स मोनेको का इंट्रोडक्शन है, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बता ही चुकी हूँ। और अब हम सीधा चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, फिल्म इज़ नॉट अ लैंग्वेज। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, मैंने भी इसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है। और चलिए शुरू करते हैं। फिल्म इज़ नॉट अ लैंग्वेज, यानी फिल्म एक भाषा नहीं है, इन द सेंस, उस अर्थ में, दैट इंग्लिश, फ्रेंच एंड मैथमेटिक्स इज़, यानी जिस अर्थ में इंग्लिश एक भाषा है, फ्रेंच एक भाषा है, मैथमेटिक्स एक भाषा है। इट इज़, ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, इम्पॉसिबल, असंभव, टू बी अनग्रामेटिकल, यानी व्याकरण कहलाता है ग्रामर, और जो अनग्रामेटिकल सेंटेंस होता है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, यानी व्याकरण उसका गलत होता है। तो एक फिल्म में आप अनग्रामेटिकल नहीं हो सकते, यानी फिल्म का जो व्याकरण है आपको उसके अनुसार ही चलना होगा। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी, और ये आवश्यक नहीं है, टू लर्न वोकेबलरी, यानी वोकेबलरी सीखना, शब्दावली सीखना, यानी फिल्म के लिए आपको वोकेबलरी सीखना ज़रूरी नहीं है। इन्फेंट्स अपीयर टू अंडरस्टैंड, यानी जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, वो ऐसा लगता है कि वो भी समझते हैं टेलीविज़न इमेजेस, यानी जो टीवी पर तस्वीरें आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, मंथ्स बिफोर दे बिगिन टू डेवलप अ फैसिलिटी विद स्पोकन लैंग्वेज, यानी महीनों पहले, इससे पहले कि वो डेवलप कर पाते हैं स्पोकन लैंग्वेज, यानी भाषा बोलना जब तक वो सीखते हैं उससे पहले वो टीवी देखना सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, वो मोबाइल के लिए कितने आतुर रहते हैं, मोबाइल से खेलते हैं। तो टीवी देखना या फिल्म देखना या मोबाइल देखना वो पहले सीखते हैं, बोलना बाद में सीखते हैं। इवन कैट्स वॉच टेलीविज़न, यहाँ तक कि बिल्लियाँ भी टेलीविज़न देखती हैं। क्लियरली, स्पष्ट तौर पर, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, टू एक्वायर, प्राप्त करना, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, कॉम्पिटेंस माने क्षमता, इन फिल्मों के बारे में, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इट, यानी उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके मज़े लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, या उनकी तारीफ़ करने के लिए
आपको उनकी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस होना ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट ऑन द मोस्ट बेसिक लेवल। कम से कम जो बेसिक लेवल है, जो आधारभूत स्तर है, उस पर आप बिना किसी नॉलेज के भी फिल्मों को देख सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। यानी देखिए, एक फिल्म बनती है तो उसको एक मजदूर भी देखने जाता है, एक प्रोफेसर भी देखने जाता है, डॉक्टर भी देखने जाता है। तो इंटेलेक्चुअल एक मजदूर का या एक रिक्शे वाले का, एक प्रोफेसर का, एक डॉक्टर का, एक आईएएस का अलग अलग होता है, लेकिन फिल्म को दोनों ही अप्रिशिएट करते हैं, हालांकि अपने अपने तरीके से उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन लैंग्वेज की बात अलग होती है, अभी वो आगे बात करेगा कि जैसे लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो रिक्शे वाले को नहीं आती, मान लीजिए मजदूर को नहीं आती, एक आईएएस को आती है, डॉक्टर को आती है, तो लैंग्वेज की बात अलग है और फिल्म को सभी अप्रिशिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट फिल्म इज़ वेरी मच लाइक लैंग्वेज, लेकिन जो फिल्म है वो बहुत कुछ भाषा की तरह है। पीपल, लोग हु आर हाईली एक्सपीरियंस्ड इन फिल्म, जो कि बहुत अनुभवी होते हैं फिल्मों के बारे में। हाईली लिटरेट विजुअली, यानी बहुत ज़्यादा लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, विजुअली यानी अपनी आँखों, नज़र की तौर पर। और शुड वी से सिनेमेट, तो हम उनको क्या कहेंगे, लिटरेट ना कह के हम उनको क्या कहेंगे, सिनेमेट कहेंगे, यानी उनको सिनेमा की जानकारी है। सी मोर एंड हियर मोर, यानी वो ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा सुन सकते हैं देन पीपल, उन लोगों से हु सेल्डम गो टू द मूवीज़, जो मुश्किल से ही कभी फिल्में देखने जाते हैं। एन एजुकेशन इन द क्वासी लैंग्वेज ऑफ फिल्म, यानी एक एजुकेशन, एक शिक्षा इन द क्वासी, क्वासी होती है अर्ध, आधी भाषा, यानी पूरी आपको जानकारी नहीं है तो आधी अधूरी जानकारी है। क्वासी लैंग्वेज ऑफ फिल्म ओपन्स अप ग्रेटर पोटेंशियल मीनिंग फॉर द ऑब्जर्वर, यानी ग्रेटर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, यानी जिसमें क्षमता है, मीनिंग अर्थ फॉर द ऑब्जर्वर, देखने के लिए। यानी अगर आपको आधी अधूरी जानकारी भी है तो भी अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करने की क्षमता रखते हैं, भले ही आपको उसकी टेक्निकल जानकारी नहीं है। सो इट इज़ यूजफुल टू यूज़ द मेटाफर ऑफ लैंग्वेज, सो इसलिए ये उपयोगी है अगर हम लैंग्वेज का मेटाफर यूज़ करें, भाषा का रूपक यूज़ करें, टू डिस्क्राइब द फेनोमेनन ऑफ फिल्म, यानी जो फिल्म है उसके तथ्यों को डिस्क्राइब करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए हम ये मान के चलें कि फिल्म भी एक भाषा है। इनफैक्ट वास्तव में नो एक्सटेंसिव साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कोई भी एक्सटेंसिव माने विस्तृत, साइंटिफिक माने वैज्ञानिक, इन्वेस्टिगेशन मीन्स तहकीकात। अच्छा, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो शब्द हैं, मैं एक एक शब्द का मीनिंग आपको इसलिए बताती हूँ कि कभी कभी शब्दों का ही मीनिंग पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, तो शब्दों पर ख़ास ध्यान दीजिए। तो कोई भी विस्तृत वैज्ञानिक तहकीकात ऑफ आर एबिलिटी, यानी हमारी क्षमता की, टू कॉम्प्रिहेंड, क्षमता किस चीज़ की, समझने की, आर्टिफिशियल यानी बनावटी, जो कि नेचुरल नहीं है, साउंड्स, आवाज़ें, एंड इमेजेस और तस्वीरें, हैज़ येट बीन परफॉर्म्ड, यानी अभी तक नहीं की गई है, ऐसी कोई तहकीकात नहीं की गई है कि हम लोगों की क्षमता कितनी होती है आर्टिफिशियल साउंड्स और इमेजेस को परखने की। बट लेकिन नेवरदिलेस, इसके बावजूद, वी डू नो, हम इतना तो जानते हैं, थ्रू रिसर्च, अपने रिसर्च के जरिए, अनुसंधान के जरिए, दैट के वाइल, जबकि चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉग्नाइज, यानी बच्चे पहचानने लगते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इन पिक्चर, तस्वीर में, लॉन्ग बिफोर, यानी बहुत पहले ही, दे आर एबल टू रीड, कि वो पढ़ने लायक हों, यानी बच्चे पढ़ना बाद में सीखते हैं, तस्वीरों को पहले पहचानने लगते हैं। दे आर 8 और 10 ईयर्स ऑफ एज, यानी जब वो 8 या 10 साल के होते हैं, बिफोर दे कैन कॉम्प्रीहेंड अ फिल्म इमेज द वे मोस्ट एडल्ट्स डू, यानी वो फिल्म को उस तरीके से नहीं समझ सकते जिस तरीके से ज़्यादातर एडल्ट्स समझते हैं। यानी हम बड़े हैं तो हम फिल्म को पूरी तरीके से समझते हैं, बच्चे उसको हमारे तरीके से नहीं समझ पाते, लेकिन तस्वीरों को वो देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, अप्रिशिएट करने लगते हैं पढ़ना सीखने से पहले। यानी एप्पल है तो एप्पल जो लिखा हुआ है वो
लिखा हुआ पढ़ना तो बहुत देर से सीखते हैं, लेकिन एप्पल की तस्वीर देखकर वो पहचान लेते हैं कि ये एप्पल की तस्वीर है। मोरओवर, इसके अलावा देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस, यानी सांस्कृतिक भेद भी होते हैं इन परसेप्शन ऑफ इमेजेस। परसेप्शन माने देखना, रिसीव करना इमेजेस, तस्वीरों को। तो जो तस्वीरें, जैसे आप देखते होंगे यूनानी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, जितनी वेस्टर्न माइथोलॉजी की तस्वीरें हैं वो बिना कपड़ों की होती हैं, है ना। बहुत कम कपड़े पहने होते हैं उनके देवी देवता, जबकि हमारे देवी देवता पूरे कपड़ों में होते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से वो पहने हुए होते हैं, वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। तो जो हमारा परसेप्शन है उनकी तस्वीरों को देखने का या उनके देवी देवताओं को देखने का, तो हमें अलग अजीब सा महसूस होता है कि ये कैसे देवी देवता हैं, जबकि जो वेस्टर्न लोग उन्हीं तस्वीरों को देखते हैं तो उनके लिए नॉर्मल होती हैं। तो ये कल्चरल डिफरेंस कहलाता है ना। वो अपने देवी देवताओं को उस फॉर्म में देख सकते हैं, हम अपने देवी देवताओं को उस फॉर्म में नहीं देख सकते। ये कल्चरल डिफरेंस है। तो मोरओवर देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन परसेप्शन ऑफ इमेजेस। तो तस्वीरों को देखने का कल्चरल डिफरेंस होता है, सांस्कृतिक भेद होता है। इन वन फेमस 1920s टेस्ट, एक फेमस टेस्ट हुआ था 1920 के दशक में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी होते हैं। तो वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं विलियम हडसन सेट आउट टू एग्जामिन, यानी उन्होंने एग्जामिन करने की कोशिश की, एग्जामिन करने के लिए, तहकीकात के लिए, वेदर कि क्या रूरल अफ्रीकन्स, यानी जो देहाती अफ्रीकन हैं, हु हैड लिटिल कॉन्टैक्ट, यानी जिनका ना के बराबर कॉन्टैक्ट था, संपर्क था, विद वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति से, परसीव्ड, क्या वो देखते हैं, डेप्थ, गहराई, इन 2 डायमेंशनल इमेजेस, यानी जो द्विआयामी तस्वीरें हैं, द सेम वे, उसी तरीके से, यानी हमें जो सामने दिखती हैं वो द्विआयामी 2 डायमेंशनल होती हैं। 3D फिल्म्स आप देखते हैं तो उसमें अलग तरीके से उनकी गहराई भी दिखती है फिल्मों की, यानी तस्वीरों की, और 2 डायमेंशनल में हमको गहराई नहीं दिखती तस्वीरों की। तो जो 2 डायमेंशनल तस्वीरें हैं उनको देखने का द सेम वे दैट यूरोपियंस डू, क्या वो उन तस्वीरों को उसी तरीके से देखते हैं जैसे यूरोपियन लोग देखते हैं। ही फाउंड, तो उन्होंने ये पाया, अनइक्विवोकली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली, दे डू नॉट, कि वो ऐसा नहीं करते, वो तस्वीरों को अलग तरीके से देखते हैं यूरोपियंस के कंपैरिजन में। रिजल्ट्स वेरीड, जो रिजल्ट्स थे, परिणाम थे, वो अलग अलग थे। देयर वर सम इंडिविजुअल्स, कुछ लोग ऐसे थे, हु रेस्पॉन्डेड, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी, इन द वेस्टर्न मैनर, यानी पाश्चात्य तरीके से, टू द टेस्ट, इस परीक्षा में, बट दे वर यूनिफॉर्म, लेकिन वो एक जैसे थे, ओवर अ ब्रॉड कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल रेंज, यानी ज़्यादातर जो सांस्कृतिक और सामाजिक उनका विस्तार था वो एक जैसा था। कुछ लोग वेस्टर्नर्स की तरह ही रेस्पॉन्ड कर रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन ज़्यादातर अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे वेस्टर्न लोगों के कंपैरिजन में। फिर देखिए द एम्बिग्यूअस ट्राइडेंट, अभी मैंने जो आपको दिखाया था शुरुआत में ही, वो था एम्बिग्यूअस ट्राइडेंट, अ वेल नोन ऑप्टिकल इल्यूजन, जो कि एक जाना माना ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी आपकी आँखों को भ्रम हो जाता है, आपकी आंखें पकड़ नहीं पाती। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि ज़रा रोक के देखने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, आप चाहें तो फिर से वीडियो पर शुरुआत में जाके देख सकते हैं उसको। प्रोवाइड्स एन ईजी टेस्ट ऑफ दिस एबिलिटी, तो ये जो ऑप्टिकल इल्यूजन है एम्बिग्यूअस ट्राइडेंट, वो एक आसान टेस्ट हमारे लिए उपलब्ध कराता है इस क्षमता का। तो हमारी जो आँखों की क्षमता है वो अलग अलग होती है, हम तो कम से कम नहीं पकड़ पाते उसको, जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वो पकड़ पाते हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वो जो एक बुजुर्ग महिला और एक युवा महिला की तस्वीर है, तो हम या तो बुजुर्ग महिला को देख सकते हैं एक बार में, या फिर युवा महिला को देख सकते हैं, और वही इस एम्बिग्यूअस ट्राइडेंट का हाल है। इट इज़ सेफ, ये सुरक्षित रहेगा, टू से, कहना, दैट द लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी,
कि जो स्तर है विजुअल लिटरेसी का, ये विजुअल लिटरेसी कहलाती है, यानी हमारी आंखें कितनी चीज़ें पहचान पाती हैं। तो जो स्तर है विजुअल लिटरेसी का ऑफ एनीवन, किसी का भी, रीडिंग दिस बुक, जो इस किताब को पढ़ रहा है, यानी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, तो हम सबका जो विजुअल लिटरेसी का लेवल है इज सच, वो ऐसा है दैट के ऑब्जर्वेशन यानी देखना, अवलोकन, ऑफ द ट्राइडेंट, उस ट्राइडेंट का, विल बी कन्फ्यूजिंग होगा टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए। तो वो तो है, हम नहीं पकड़ पा रहे ना उसको, हमें दिखता ही नहीं, नीचे की तरफ देखते हैं तो 3 दिखाई देते हैं, और ऊपर की तरफ देखते हैं तो 2 दिखाई देते हैं। इट वुड नॉट बी फॉर समवन नॉट ट्रेन्ड इन वेस्टर्न कन्वेंशंस ऑफ 3 डायमेंशनलिटी, यानी हम लोगों के लिए, इट वुड नॉट बी, ये नहीं होगा, फॉर समवन, किसी के लिए, नॉट ट्रेन्ड, जिसने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, इन वेस्टर्न कन्वेंशंस, यानी पाश्चात्य परंपराओं में, ऑफ 3 डायमेंशनलिटी, जो त्रिआयामी तस्वीरें हैं, तो उसके लिए हमारी आंखें तो ट्रेंड नहीं हैं, तो हम उनको नहीं समझ पाते। सिमिलरली, इसी तरीके से द वेल नोन ऑप्टिकल इल्यूजन, जो जानी मानी ऑप्टिकल इल्यूजन है, इन फिगर 3.3, तो फिगर यहाँ पर नहीं दी हुई है इसलिए मैंने आपको शुरू में दिखा दी थी, 3.3 एंड 3.4 डेमोन्स्ट्रेट, वो दिखाती हैं दैट द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, कि जो देखने की प्रक्रिया है, एंड कॉम्प्रिहेंशन, और जो समझने की प्रक्रिया है, इन्वॉल्व्स द ब्रेन, उसमें दिमाग शामिल होता है। इट इज़ अ मेंटल एक्सपीरियंस, ये एक मानसिक अनुभव होता है, एज वेल एज अ फिजिकल वन, साथ ही ये शारीरिक अनुभव होता है, यानी हमारी आंखें देख रही हैं तो ये फिजिकल एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन समझने की कोशिश तो उसको ब्रेन कर रहा है, तो ये मेंटल एक्सपीरियंस हुआ, यानी दिमाग लगाते हैं हम, उस ट्राइडेंट को देखते हैं तो भाई ये क्या है, 2 हैं, 3 हैं, या फिर जब हम उस इमेज को देखते हैं बुजुर्ग महिला की तो हम दिमाग लगाते हैं। तो ये दोनों ही टाइप का एक्सपीरियंस है, फिजिकल यानी आंखों से हम देख रहे हैं, वो आंखें हमारी फिजिक के अंदर अंतर्गत आती हैं, और समझने की कोशिश जो हम कर रहे हैं वो मेंटल एक्सपीरियंस, समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस इसके बीच में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। वेदर वी सी, चाहे हम देखें, द नेकर क्यूब फ्रॉम द टॉप और द बॉटम, और वेदर वी परसीव द ड्राइंग इन फिगर 3.4 एज एदर अ यंगर or an old woman depend not on the physiological function of our eyes but on what the brain does with the information received। ये नेकर क्यूब मैंने आपको नहीं दिखाया है, इसको अभी दिखाऊंगी। तो चाहे हम इसको नेकर क्यूब को ऊपर से देखें या बॉटम से देखें, नीचे की तरफ से देखें, ये जो ड्राइंग है यंगर और ओल्ड वुमन वाली, इसका जो फंक्शन है, यानी इसको हम किस तरीके से देखते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर आइज, नॉट ऑन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर आइज। तो हमारी आंखों का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल माने शारीरिक, और फंक्शन माने कार्य, क्रिया, तो जो शारीरिक क्रिया है हमारे आंखों की, उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि बट ऑन व्हाट द ब्रेन डज, बल्कि उस पर डिपेंड करता है जो ब्रेन काम करता है, हमारा दिमाग काम करता है, विद द इंफॉर्मेशन, उस सूचना के साथ, रिसीव्ड, जो प्राप्त की गई है। तो आंखों के माध्यम से हमने सूचना प्राप्त की, देखा उसको, तस्वीर को, फिर ब्रेन उसका क्या करता है उस पर डिपेंड करता है। नेकर क्यूब मैं अभी बाद में दिखाऊं आपको क्या, ये देखिए, ये नेकर क्यूब है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूजिंग है, एक साइड को देखते हैं तो दूसरी साइड कंफ्यूजिंग हो जाती है, दूसरी साइड देखते हैं एक साइड कंफ्यूजिंग हो जाती है। ये नेकर क्यूब है, कितना कंफ्यूजिंग है ना। और अब देखिए, ये यहाँ तो समझ में आ रहा है, इसको जब देखते हैं तो ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये वाली जो फिगर है इसकी, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा। नीचे से क्लियर होता है तो ऊपर से कंफ्यूजिंग हो जाता है, ऊपर से देखते हैं तो नीचे से कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, ये नेकर क्यूब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इमेज, जो शब्द इमेज है, इंडीड वास्तव में, हैज़ टू कंजॉइंट मीनिंग्स, इसके 2 मिलते जुलते अर्थ हैं।
एन इमेज, एक तस्वीर, इज एन ऑप्टिकल पैटर्न, एक ऑप्टिकल पैटर्न होता है। ऑप्टिकल का मतलब होता है आंखों से संबंधित पैटर्न, ऑप्टिकल पैटर्न यानी आंखों से संबंधित है। इट इज़ ऑल्सो अ मेंटल एक्सपीरियंस, साथ ही ये एक मानसिक अनुभव भी है। तो हम अपनी आंखों से भी देखते हैं और हम अपने दिमाग से भी तस्वीर को देखते हैं। विच इज़ वाई, ये वजह है, वी कैन एज्यूम, हम मान सकते हैं, वी यूज़ द वर्ड इमेजिन, कि हम जो शब्द इमेज से रिलेटेड इमेजिन शब्द यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, द मेंटल क्रिएशन यानी मानसिक रचना ऑफ पिक्चर्स, तस्वीरों की। तो जब हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं तो हम अपने दिमाग में ही तो तस्वीर बनाते हैं, तो वो इमेज से इमेजिन बना है। सो इसलिए देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, यानी एक सशक्त तत्व है ऑफ आर एबिलिटी, हमारी क्षमताओं का, टू ऑब्जर्व इमेजेस, तस्वीरों को देखने का, यानी तस्वीरों को देखने में हमारी एबिलिटी काम करती है। वेदर स्टिल, चाहे वो तस्वीरें स्थिर हों और मूविंग, या फिर चलती फिरती हों, जो कि फिल्म में होती हैं। दैट डिपेंड्स ऑन लर्निंग, ये जो क्षमता है लर्निंग पर, हमारे सीखने पर, हमारे ज्ञान पर निर्भर करती है। दिस इज, ये है, इंटरेस्टिंगली, बड़े रोचक तरीके से, नॉट ट्रू, सच नहीं है, टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, एक महत्वपूर्ण सीमा तक, विद ऑडिटरी फेनोमेना, जो हमारे ऑडिटरी माने जो श्रवण क्षमता है, सुनने की ताकत है, वो जो फेनोमेना है, वो जो तथ्य है, वो अलग है। इफ़ द मशीन्स आर सफिस्टिकेटेड एनफ, अगर मशीनें अच्छे तरीके से सफिस्टिकेटेड हैं यानी डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, वी कैन प्रोड्यूस, हम पैदा कर सकते हैं, रिकॉर्डेड साउंड्स, यानी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ें, दैट आर टेक्निकली, जो कि तकनीकी तौर पर इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना असली नकली में, और इनडिस्टिंग्विशेबल जिनमें अंतर नहीं किया जा सकता, फ्रॉम द ओरिजिनल, मौलिक से, यानी ये रिकॉर्ड की हुई आवाज़ है या मौलिक आवाज़ है, ओरिजिनल आवाज़ है, हम भेद नहीं कर पाएंगे अगर मशीनें सफिस्टिकेटेड हों। द रिजल्ट इज, और उसका परिणाम, द रिजल्ट ऑफ दिस डिफरेंस, यानी इस भेद का, इस डिफरेंस का, अंतर का परिणाम, इन मोड ऑफ द टू सिस्टम्स ऑफ परसेप्शन, यानी जो दो तरीके हैं समझने के, परसीव माने समझना, परसेप्शन समझ, विजुअल एंड ऑडिटरी, ये बीच में कहीं नंबर घुसा दिए, मिसप्रिंट है, तो देखने से समझते हैं हम, देखकर समझते हैं, और ऑडिटरी सुनकर समझते हैं। इज दैट, तो दोनों में अंतर ये है, दैट वॉट एवर एजुकेशन आर ईयर्स अंडरगो, यानी जो कुछ भी शिक्षा या ट्रेनिंग हमारे कान लेते हैं, इन ऑर्डर टू परसीव रियलिटी, वास्तविकता को समझने की, इज सफिशिएंट, वो काफ़ी होती है, टू परसीव, समझने के लिए, रिकॉर्डेड साउंड, यानी जो रिकॉर्डेड आवाज़ है उसको समझने के लिए हमारे कानों ने जो कुछ सीखा है सुनना, वो काफ़ी है। वेयर है, जबकि देयर इज अ सटल सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी बड़ा सूक्ष्म सा महत्वपूर्ण अंतर है, बिटवीन द एजुकेशन नेसेसरी फॉर आर आइज टू परसीव एंड आर ब्रेन टू अंडरस्टैंड, यानी हमारी आँखों की जो देखने की क्षमता है और हमारे दिमाग की जो समझने की क्षमता है, उसके लिए जो एजुकेशन नेसेसरी है उसमें डिफरेंस है। रिकॉर्डेड इमेजेस दैट विच इज़ नेसेसरी सिंपली टू कॉम्प्रीहेंड द रियलिटी दैट सराउंड्स अस, यानी जो रिकॉर्डेड तस्वीरें हैं, जो बनी हुई तस्वीरें हैं, या फिर टीवी पर दिखाई देने वाली, सिनेमा में दिखने वाली तस्वीरें, और जो रियलिटी हमारे चारों ओर है, तो आंखें अलग तरीके से देखती हैं और वो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं, दिमाग उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि दुनिया में, वास्तविक दुनिया में चीज़ें अलग हैं और जो हमें दिखाई दे रहा है वो अलग है। लेकिन जो रिकॉर्डेड आवाज़ें हैं, सुनने की जो क्षमता है, वो धोखा खा सकती है, यानी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी। इट वुड सर्व नो पर्पस टू कंसिडर फोनोग्राफी एज अ लैंग्वेज, तो ये कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा या किसी काम का नहीं होगा अगर हम फोनोग्राफी को भी एक भाषा मान लें।
बट इट इज़ यूजफुल, लेकिन ये उपयोगी होगा टू स्पीक ऑफ फोटोग्राफी, कि अगर हम फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी और जो सिनेमा का विज्ञान है इनको हम बोलें एज अ लैंग्वेज, एक भाषा मानकर चलें, बिकॉज अ लर्निंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व, क्योंकि इनको समझने के लिए एक प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, इनमें शामिल है। तो सुनने के लिए जो रिकॉर्डेड साउंड है उसको सुनने के लिए, या जो रियल साउंड है उसको सुनने के लिए एक ही कैपेबिलिटी काफ़ी है, लेकिन इनका मानना है लेखक का कि जो फिल्म है उसको अप्रिशिएट करने के लिए एक लर्निंग प्रोसेस ज़रूरी है, इसीलिए वो फोटोग्राफी को और सिनेमेटोग्राफी को एक लैंग्वेज मानते हैं, लेकिन फोनोग्राफी को एक लैंग्वेज नहीं मानते। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। समझ में तो आपको आ ही गया होगा, इस पैराग्राफ के माध्यम से इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो फोनोग्राफी को एक लैंग्वेज क्यों नहीं मानते और फोटोग्राफी को या सिनेमेटोग्राफी को एक लैंग्वेज क्यों मानते हैं। चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, पहला ही चैप्टर है और आपको मालूम फर्स्ट यूनिट में से तो एग्जामिनर क्वेश्चंस ज़रूर रखता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट, इसीलिए मैं इस चैप्टर को भी डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने अभी आपके फर्स्ट पेपर में एक भी चैप्टर नहीं, ये छोड़ दिए थे कुछ चैप्टर्स, तो ध्यान से पढ़िए इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, द फिजियोलॉजी ऑफ परसेप्शन। फिजियोलॉजी क्या होती है? शरीर क्रिया विज्ञान, यानी हमारे शरीर में जो प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है एक सब्जेक्ट में जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो परसेप्शन की फिजियोलॉजी, परसीव माने किसी चीज़ को देखना, समझना। अनदर वे, एक और तरीका टू डिस्क्राइब, वर्णन करने का, दिस डिफरेंस, इस अंतर का, बिटवीन द टू सेंसेस, दोनों इंद्रियों के, इज इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स, यानी जो फंक्शन है, जो कार्य है सेंसरी ऑर्गन्स का। ईयर्स हियर, यानी हमारे कान सुनते हैं, वॉट एवर इज अवेलेबल फॉर देम टू हियर, यानी जो कुछ भी उनके सुनने को उपलब्ध होता है वही हमारे कान सुनते हैं। आईज चूज, लेकिन जो आंखें हैं वो चूज कर सकती हैं व्हाट टू सी, कि वो क्या देखें, यानी कानों को जो सुनाया जाएगा वही सुनेंगे, लेकिन आंखें चुनती हैं। तो जैसे वो बुजुर्ग महिला और युवती का फोटो था, तो उसमें आंखों ने अगर वो चुना तो हमें वो बुजुर्ग महिला दिखाई देगी, वो युवती को चुना तो युवती दिखाई देगी। दिस इज ट्रू नॉट ओनली इन द कॉन्शियस सेंस, यानी ये न केवल कॉन्शियस सेंस में सच है, चूजिंग द टू रिडायरेक्ट अटेंशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी हमारी आंखें चूज करती हैं, चुनती हैं कि वो अटेंशन को रीडायरेक्ट करें, यानी इधर से उधर ले जाएं, पॉइंट ए से पॉइंट बी को, और टू इग्नोर द साइट ऑल टुगेदर, या फिर दृश्य को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें, बाय क्लोजिंग आवर आइज, हमारी आंखों को बंद करके। तो पलकें चाहें तो बंद हो सकती हैं, आंखें बंद होके बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। बट इन द अनकॉन्शियस एज वेल, ये बात अनकॉन्शियस में भी लागू होती है, कॉन्शियस में भी लागू होती है, अनकॉन्शियस में भी। सिंस द रिसेप्टर ऑर्गन्स, क्योंकि जो रिसेप्टर ऑर्गन्स है, रिसेप्टर ऑर्गन्स यानी जो सामने वाले दृश्य को, सामने जो तस्वीर है, अब जैसे आपको अपने मोबाइल में ये दिख रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो किससे दिख रहा है? रिसेप्टर ऑर्गन्स रिसीव कर रहे हैं इस तस्वीर को। दैट परमिट विजुअल एक्यूटी, एक्यूटी माने एक्यूटनेस, तो जो परमिट करते हैं विजुअल यानी देखने की जो क्षमता है, आर कंसेंट्रेटेड, वो एक जगह पर कंसेंट्रेटेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, एंड प्रॉपरली अरेंज्ड, और उचित तरीके से व्यवस्थित होते हैं, ओनली इन द फोवी, ये एक पार्ट है हमारी आँख का, अंदर जो हमारी देखने की क्षमता है, तो इस पार्ट की वजह से वहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स फॉर द ऑफ द रेटिना, तो ये रेटिना का पार्ट है फोबी। इट्स नेसेसरी फॉर अस टू स्टेयर डायरेक्टली, तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है डायरेक्टली देखना, घूरना, एट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को, इन ऑर्डर टू हैव अ
क्लियर इमेज ऑफ इट, यानी इसकी साफ तस्वीर प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, जैसे आप इस शब्द को इमेज पर ही फोकस कीजिए। ये जो इमेज है, जब आप इस शब्द को देख रहे हैं, इमेज को, तो बाकी के जो इधर के शब्द हैं, ये जैसे क्लियर है, ए है, हैव है, ये ब्लर हो जा रहे हैं, है ना। ऑफ है, इट है, इधर के ये जो शब्द हैं सारे ब्लर हो जाएंगे, हमको धुंधले दिखाई देंगे जब हम इस एक शब्द पर फोकस करेंगे। तो क्या है कि ये जो इमेज वर्ड है, ये हमारे उस रिसेप्टर्स पर, जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं या फोबी में जाके इसकी तस्वीर क्लियर बन रही है। हम इसी को घूर रहे हैं ना, लगातार हम इस शब्द को, इमेज को घूर रहे हैं, तो इसलिए इसकी तस्वीर तो क्लियर बन रही है, बाकी शब्दों की धुंधली तस्वीर बन रही है, ब्लर्ड इमेज बन रही है ना। अब देखिए, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट, आप दिखा सकते हैं दिस, इस चीज को, टू योर सेल्फ, अपने आप को, बाय स्टीयरिंग, घूर कर, एट द डॉट, एक बिंदु पर, इन द सेंटर ऑफ दिस पेज, इस पेज के बीच में, है ना। कोई भी डॉट ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है, इट के बाद डॉट लगा हुआ, कहीं भी और डॉट आप लगा लीजिए, फिर आप उसको घूरिए, उस डॉट को। ओनली द एरिया इमीडिएटली सराउंडिंग इट, केवल वो एरिया, वो क्षेत्र जो कि उस डॉट के बिल्कुल आसपास है, विल बी क्लियर, वो ही केवल स्पष्ट होगा। द रिजल्ट ऑफ दिस फोविटेड विजन, तो इस, ये जो फोविटेड विजन है, यानी एक जगह ही आप क्लियरली देख पा रहे हैं, इसका परिणाम ये होगा, इज दैट द आईज मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली, कि हमारी आंखों को लगातार गति करनी पड़ेगी, इन ऑर्डर टू परसीव, देखने के लिए, एन ऑब्जेक्ट, एक चीज को, ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज का। तो हमारी आंखें लगातार मूव करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, है ना। आप इस पेज को देख रहे हैं तो लगातार आपकी आंखें मूव कर रही हैं। दीज सेमी कॉन्शियस मूवमेंट्स, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी आंखें मूव कर रही हैं, है ना। तो ये सेमी कॉन्शियस मूवमेंट्स कहलाते हैं, यानी अर्ध चेतन। कॉन्शियस माने चेतन, और अनकॉन्शियस ये जो मतलब चेतन शून्यता होती है, और सेमी कॉन्शियस माने अर्धचेतन। मूवमेंट्स आर कॉल्ड सेकेड्स, इन मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, सेकेड्स। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सेमी कॉन्शियस मूवमेंट्स क्या कहलाता है, सेकेड्स। एंड टेक अप्रोक्सीमेटली 1/20, यानी 1 सेकेंड का 20वां हिस्सा लगता है लगभग इस मूवमेंट को होने में। ईच जस्ट अबाउट द इंटरवल, ये लगभग वही इंटरवल है, द ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन एक प्रक्रिया है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था। द फेनोमेना, ये वो तथ्य है, दैट मेक्स फिल्म पॉसिबल, इसी की वजह से ये फिल्म जो आप देखते हैं, है ना, पिक्चर देखने जाते हैं, वो पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि आपके सामने से जो तस्वीरें गुजरती हैं, 1 सेकंड में 20 तस्वीरें गुजारी जाती हैं बहुत तेज़ी से। फोटोग्राफ्स होते हैं, वो चलती फिरती तस्वीरें नहीं हैं, वो फोटोग्राफ्स ही हैं, लेकिन वो फोटोग्राफ्स 1 सेकंड में 20 आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, और आपकी आंखें इन सेकेंड्स की वजह से उन तस्वीरों को आपस में जोड़ देती हैं, तो आपको तस्वीर चलती फिरती दिखाई देती है, जबकि वो चलती फिरती नहीं है, तस्वीरें स्टिल्स हैं वो। आगे बढ़ते हैं। द कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष, दैट कैन बी ड्रॉन, जो निकाला जा सकता है, फ्रॉम द फैक्ट, तथ्य से, ऑफ फोविटेड विजन, यानी ये जो केंद्रित विजन है, केंद्रित दृष्टि है, इज दैट वी डू इंडीड रीड एन इमेज, कि हम वास्तव में पढ़ते हैं एक तस्वीर को, फिजिकली, शारीरिक रूप से, यानी आंखों के माध्यम से, एज वेल एज मेंटली, मानसिक रूप से, यानी दिमाग के माध्यम से, एंड साइकोलॉजिकली, और मनोवैज्ञानिक रूप से, यानी पूरा हमारा दिमाग क्रिएट करता है, हम उसको एप्रिशिएट करते हैं। जस्ट एज वी रीड अ पेज, जैसे कि हम एक पेज को पढ़ते हैं, यानी आप सामने पेज है, आप इसको पढ़ रहे हैं, वैसे ही आप एक तस्वीर को भी पढ़ते हैं। द डिफरेंस इज दैट, अंतर ये है, वी नो, हम जानते हैं, हाउ टू रीड अ पेज इन इंग्लिश,
कि इंग्लिश में लिखे हुए एक पेज को कैसे पढ़ा जाए। जैसे आपके सामने है और आप पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश पढ़नी आती है तभी तो पढ़ रहे हैं इसको। फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, यानी यहाँ लेफ्ट है और यहाँ से आप आगे को पढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट। उर्दू जब पढ़ते हैं तो राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है ना, उर्दू उल्टा लिखा जाता है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना, नीचे से ऊपर को नहीं पढ़ते आप। बट वी आर सेल्डम कॉन्शियस, लेकिन हम मुश्किल से ही कभी चैतन्य होते हैं ऑफ हाउ प्रिसाइजली वी रीड एन इमेज, कि कितने सटीक तरीके से हम एक तस्वीर को पढ़ते हैं। तो हमको कोई नॉलेज नहीं है फिल्मों की, जिन लोगों को नहीं है, हमको भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं फिल्म को। लेकिन इंग्लिश अगर आपको पढ़नी नहीं आती है तो आप इस पेज को नहीं पढ़ सकते, है ना। मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, आप इसको नहीं पढ़ सकते। तो कितनी प्रिसाइजली हम पढ़ रहे हैं ये हमको नहीं मालूम होता। हमको कितनी नॉलेज है फिल्मों की ये हमको नहीं मालूम होता, लेकिन फिल्म को हम पढ़ लेते हैं, तस्वीर को हम समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A complete set of physiological, ethnographic, and psychological experiments might demonstrate that various individuals read images more or less well in 3 different ways. भाषा थोड़ी सी टफ है चैप्टर की, लेकिन समझ आ रही होगी आपको, मुझे उम्मीद है। मैं एक एक वर्ड क्लियर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। मेरी कोशिश कितनी कामयाब होती है आप लोग बताइएगा। अ कंप्लीट सेट, एक पूरा सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी मैंने आपको बताया शरीर क्रिया विज्ञान, यानी जो कुछ हम फिजिकली करते हैं, हमारी आंखें देखती हैं तो वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और इथनोग्राफिक, इथनोग्राफिक आप कह सकते हैं सांस्कृतिक, यानी इथनिसिटी सबकी अलग अलग होती है। वेस्टर्नर्स अलग तरीके से देखते हैं, जैसे मैंने आपको उनके देवी देवताओं के बारे में बताया, तो ये इथनोग्राफिक एक एक्सपीरियंस है। साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, हर व्यक्ति का साइकोलॉजी अलग होती है ना। हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं, सामने वाला अलग तरीके से देखता है ना। जैसे जीन्स पहनती हैं लड़कियां तो कुछ लोगों को बहुत ऐतराज़ होता है, कुछ को नहीं होता है। तो ये हमारी एथनोग्राफी की वजह से है, ये हमारी साइकोलॉजी की वजह से है, क्योंकि हमें से सभी लोग अलग तरीके से ट्रेंड होते हैं, कल्चरली अलग ट्रेंड होते हैं। हमने बचपन से जो सीखा है, सुना है, पढ़ा है, तो हम उसके आधार पर लोगों को जज करते हैं। तो एथनोग्राफिक एंड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स अनुसंधान माइट डिमॉन्स्ट्रेट, दिखा सकते हैं, दैट के वेरियस इंडिविजुअल्स, यानी अलग अलग लोग रीड इमेजेस, पढ़ते हैं तस्वीरों को, मोर और लेस, कम या ज़्यादा, वेल इन 3 डिफरेंट वेज, 3 अलग अलग तरीकों से। और वो तीनों अलग अलग तरीके ऊपर बता ही दिए, फिजियोलॉजिकल, एथनोग्राफिक और साइकोलॉजिकल। फिर से देखिए, इन्होंने फिर से यहाँ बताया है। फिजियोलॉजिकली द बेस्ट रीडर्स, जो सबसे अच्छे पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, वुड हैव द मोस्ट एफिशिएंट, तो उनके अंदर क्या होगा, मोस्ट, सर्व से ज़्यादा, एफिशिएंट माने क्षमतावान, एंड एक्सटेंसिव और विस्तृत, सैकेडिक पैटर्न्स। तो सैकेडिक पैटर्न्स, आपको सैकेड अभी बताया ही है ना, जो मूवमेंट होता है हमारी आँखों का, एक सेकंड में 20 बार, यानी एक सेकंड के 20वें हिस्से में मूव करती हैं हमारी आँखें, तो वो सैकेडिक पैटर्न्स कहलाते हैं। तो फिजियोलॉजिकली जो बेस्ट रीडर हैं उनका सबसे अच्छा सैकेडिक पैटर्न होगा। और एथनोग्राफिकली ये मैंने बताया कि कल्चर से ज़्यादा रिलेटेड होता है। द मोस्ट लिटरेट रीडर्स, हर जैसे ट्राइबल्स हैं वो, उनकी एथनोग्राफी अलग होती है। तो मोस्ट लिटरेट रीडर्स, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पाठक जो एथनोग्राफिकली लिटरेट हैं, वुड ड्रॉ ऑन अ ग्रेटर एक्सपीरियंस, तो वो डिपेंड होंगे अपने ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव पर, एंड नॉलेज और ज्ञान पर, ऑफ वेरियस कल्चरल विजुअल कन्वेंशंस, कि अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनके क्या विजुअल कन्वेंशंस हैं, उनकी क्या परंपराएं हैं, है ना। जैसे मैं बार बार आपको वही एग्जांपल दे रही हूँ देवी देवताओं का, तो उनकी परंपराओं का अगर हमें ज्ञान है
है ना, वेस्टर्न कन्वेंशंस का अगर हमें ज्ञान है तो हमको अजीब नहीं लगेगा उनके देवी देवताओं को देखकर, और अगर नहीं है तो हमको अलग लगेगा। फिर देखिए साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से, द रीडर्स, पाठक, हु गेंड, जिन्होंने जो प्राप्त करेंगे, द मोस्ट, यानी सबसे ज़्यादा फायदा जिनको होगा, फ्रॉम द मटेरियल, इस मटेरियल से, वुड बी, वो लोग होंगे, द वंस हु वर बेस्ट एबल टू एसिमिलेट, यानी जो सबसे तरीके से, एसिमिलेट माने एब्जॉर्ब करना, समझना चीज़ों को, द वेरियस सेट्स ऑफ मीनिंग्स, जो अलग अलग तरीके के अर्थ हैं, दे परसीव्ड, जो उन्होंने देखे, एंड देन इंटीग्रेट, और फिर उनको इंटीग्रेट कर लिया, आपस में जोड़ लिया, इंटीग्रेट द एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के साथ। तो एक तस्वीर आपने देखी और उससे अलग अलग आपने मीनिंग निकाले, एक फिल्म आपने देखी उससे अलग अलग मीनिंग निकाले और फिर अपने अनुभव के साथ उनको जोड़ा, तो आप साइकोलॉजिकली सबसे ज़्यादा उससे लाभ ले पाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं। द आयरनी, विडम्बना, हियर, यहाँ पर, इज दैट, ये है, वी नो वेरी वेल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट वी मस्ट लर्न, कि हमें सीखना होगा, टू रीड, पढ़ना, बिफोर वी कैन अटेम्प्ट, इससे पहले कि हम कोशिश करें, टू एन्जॉय, मज़े लेने की, एंड और अंडरस्टैंड, या समझने की, लिटरेचर, साहित्य को, यानी साहित्य का आनंद लेने से पहले हमें साहित्य को पढ़ना तो सीखना पड़ेगा, यानी इंग्लिश लिटरेचर आप तभी तो एंजॉय कर पाएंगे जब आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो, तो ये बात तो हम जानते हैं। बट वी टेंड टू बिलीव, लेकिन हम ऐसा विश्वास करते हैं मिस्टेकनली, और हमारा वो विश्वास गलत है, दैट कि एनीवन कैन रीड अ फिल्म, कि कोई भी फिल्म को पढ़ सकता है ना, ये हम मान के चलते हैं। एनीवन कैन सी अ फिल्म, कोई भी फिल्म को देख सकता है, इट्स ट्रू, ये तो सच है, इवन कैट्स, बिल्लियां भी देख सकती हैं फिल्म को तो। बट लेकिन सम पीपल, कुछ लोग, हैव लर्नड, उन्होंने सीखा है, टू कॉम्प्रीहेंड, समझना, विजुअल इमेजेस, यानी जो सामने तस्वीरें दिखाई देती हैं आंखों को, फिजियोलॉजिकली, यानी शारीरिक रूप से, एथनोग्राफिकली, सांस्कृतिक रूप से, एंड साइकोलॉजिकली, और मनोवैज्ञानिक रूप से, विद फार मोर सफिस्टिकेशन, यानी बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड तरीके से, सफिस्टिकेटेड मतलब जो सभ्य तरीका है, सिविलाइज तरीका है, और हाईली इंटेलेक्चुअल तरीका है, देन हैव अदर्स, यानी दूसरों से, कुछ लोग जो फिल्मों को बहुत सफिस्टिकेटेड तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ लोग मतलब उनका क्योंकि मेंटल लेवल नीचे होता है। एक फिल्म आई थी बेंडिट क्वीन, अगर आपने देखी हो, उसमें कुछ दृश्य थे जो बहुत विचलित करने वाले थे, अगर आप उनको देखें तो मतलब एकदम घबराहट होती है कि समाज में ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन उन्हीं दृश्यों पर हॉल में सीटियां बजती थीं। कुछ लोग जिनका मेंटल लेवल इतना नीचा है कि वो उन दृश्यों पर सीटियां बजाते हैं, उनके लिए ये सीटी बजाने का विषय है। तो ये एक लेवल होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, मेंटल लेवल होता है। तो जो लोग उसको देख रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं कि हमारा समाज का स्तर कितना गिरा हुआ हो सकता है, तो वो सफिस्टिकेटेड उनका इंटेलेक्ट है, और जो सीटियां बजा रहे हैं वो उनका स्तर बहुत गिरा हुआ है, बहुत निचले स्तर के लोग हैं। दिस एविडेंस, ये जो एविडेंस है, कन्फर्म्स, ये कन्फर्म करती है, पुष्टि करती है, द वैलिडिटी, यानी जो सच्चाई है, ऑफ द ट्रायंगल, उस त्रिकोण की, ऑफ परसेप्शन, देखने का, तो देखने का एक ट्रायंगल है, आउटलाइन इन चैप्टर 1, तो इस किताब के चैप्टर 1 में बताया गया है, यूनाइटिंग, जो कि जोड़ता है, ऑथर, लेखक को, वर्क, जो उसकी रचना है, एंड ऑब्जर्वर, और देखने वाले को। तो एक तो लिखने वाला, एक उसकी रचना, और एक उसको पढ़ने वाला, तो ये एक ट्रायंगल है जिससे वो तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। द ऑब्जर्वर इज नॉट सिंपली अ कंज्यूमर, जो देखने वाला है या जो पाठक है वो केवल एक कंज्यूमर नहीं है,
यानी उपभोक्ता नहीं है, बट एन एक्टिव और पोटेंशियली एक्टिव, बल्कि एक सक्रिय या फिर कहिए उसमें सक्रिय होने की क्षमता है, पोटेंशियल है। पार्टिसिपेंट, वो पार्टिसिपेट कर रहा है, सहभागी है इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। तो अब मान लीजिए जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप इस वीडियो के सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं, है ना, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे इसको, वीडियो को, अपना रिएक्शन देंगे, नीचे कमेंट करेंगे, तो ये आप क्या बन जाते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। आप यहाँ पैसिव नहीं हैं, आप भी एक्टिव हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो ये क्या है, आप पार्टिसिपेंट हुए। लेकिन अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और दिमाग में नहीं जा रहा है, तो आप कंज्यूमर हुए, कोई रिएक्शन नहीं है आपका, समझ भी नहीं रहे उसको। फिर आगे बढ़ते हैं। फिल्म इज़ नॉट अ लैंग्वेज, फिल्म एक भाषा नहीं है, बट लेकिन इज़ लाइक अ लैंग्वेज, एक भाषा की तरह है। एंड और सिंस, क्योंकि इट इज़ लाइक लैंग्वेज, ये भाषा की तरह है, सम ऑफ द मैथड्स, कुछ तरीके, दैट वी यूज़, जो हम प्रयोग करते हैं, टू स्टडी लैंग्वेज, भाषा पढ़ने के लिए, माइट प्रोबेबली बी अप्लाइड, संभवतः उनको लागू किया जा सकता है, उन तरीकों को, टू अ स्टडी ऑफ फिल्म, फिल्म का अध्ययन करने के लिए या फिल्म को पढ़ने के लिए। इन फैक्ट, वास्तव में, ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 वर्षों के दौरान, दिस अप्रोच, ये सोच, टू फिल्म, फिल्म के बारे में, इसेंशियली, जो कि आवश्यक रूप से लिंग्विस्टिक, भाषाई है, हैज़ ग्रोन, यानी बढ़ गई है, कंसिडरेबली, काफ़ी तादाद में, इन इम्पोर्टेंस, यानी इसकी महत्ता बढ़ गई है। लोग यही सोचने लगे हैं कि एक फिल्म को भी एक भाषा के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। सिंस फिल्म इज़ नॉट अ लैंग्वेज, अब क्योंकि फिल्म एक भाषा नहीं है, स्ट्रिक्टली लिंग्विस्टिक कंसेप्ट्स, तो कठोरता से जो भाषाई कंसेप्ट्स हैं या भाषाई बिंदु हैं, आर मिसलीडिंग, तो यहाँ वो मिसलीडिंग होते हैं, यानी आपको सही दिशा निर्देश नहीं देते। एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ फिल्म हिस्ट्री, यानी जब से फिल्मों का इतिहास शुरू होता है, थियोरिस्ट्स, यानी सिद्धांत देने वाले लोग या विचारक आप कह सकते हैं, हैव बीन फॉन्ड ऑफ कंपेयरिंग फिल्म, यानी वो शौकीन रहे हैं फिल्म की तुलना करने की, विद वर्बल लैंग्वेज, यानी जो बोली जाने वाली भाषा है उससे। दिस वॉज पार्टली, आंशिक रूप से ऐसा होता है, टू जस्टिफाई, यानी सही ठहराने के लिए, द सीरियस स्टडी, गहन अध्ययन, ऑफ फिल्म, फिल्म का। बट इट वॉजंट अंटिल, यानी लेकिन ऐसा तब तक नहीं था जब तक कि अ न्यू, एक नया, लार्जर कैटेगरी, और विस्तृत कैटेगरी ऑफ थॉट, विचारों की, डेवलप्ड, विकसित हुई, इन द 50s, 50 के दशक में, एंड अर्ली 60s, और जो 60 का दशक है उसकी शुरुआत में। वन दैट सॉ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज जस्ट एज जस्ट ट्रू अमंग many systems of communication, that the real study of film as a language could proceed। तो कहने का मतलब यह है कि 60 के दशक में ऐसा हुआ, जबकि जो रिटन लैंग्वेज है, स्पोकन लैंग्वेज है, लिखी हुई भाषा, बोली हुई भाषा, केवल जस्ट टू एमंग मैनी सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के जो बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं उनमें से 2 ये मानी गई, और तभी ये रियल स्टडी ऑफ फिल्म एज अ लैंग्वेज कुड प्रोसीड, यानी एक फिल्म को भी भाषा के तौर पर पढ़ा जा सकता है, ये बात सोची जाने लगी, शुरू हुई ये बात। दिस इंक्लूसिव कैटेगरी, ये जो इंक्लूसिव कैटेगरी, इंक्लूसिव का मतलब इसको शामिल करने वाली, फिल्म को भी भाषाओं में शामिल करने वाली कैटेगरी, इज़ कहलाती है सीमियोलॉजी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इज़ और सीमियोलॉजी दोनों आपस में जुड़ गए हैं, स्पेस होना चाहिए यहाँ। तो ये सीमियोलॉजी कहलाता है। सीमियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ सिस्टम्स ऑफ साइंस,
यानी जो संकेत होते हैं उनका अध्ययन सीमियोलॉजी कहलाता है। सीमियोटिक्स भी कहते हैं इसको। सीमियोलॉजिस्ट यानी जो संकेतों का अध्ययन करने वाले लोग हैं, जस्टिफाइड द स्टडी ऑफ फिल्म एज लैंग्वेज, तो वो सही ठहराते हैं कि फिल्म का अध्ययन एक भाषा के तौर पर किया जाना चाहिए बाय रीडिफाइनिंग यानी फिर से परिभाषित करके द कंसेप्ट ऑफ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, जो कंसेप्ट है लिखी जाने वाली और बोली जाने वाली भाषाओं का। एनी सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी जो व्यवस्था है संचार की, इज़ अ लैंग्वेज, वो भाषा कहलाती है। इंग्लिश, फ्रेंच और चाइनीज़ इज़ अ लैंग्वेज सिस्टम, तो ये सभी लैंग्वेज सिस्टम है। सिनेमा देयरफॉर मे बी अ लैंग्वेज ऑफ सॉर्ट, तो सिनेमा भी एक प्रकार की भाषा हो सकती है, बट इट इज़ नॉट क्लियरली अ लैंग्वेज सिस्टम, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर एक भाषाई व्यवस्था नहीं है। एज क्रिश्चियन मेड्स द वेल नोन फिल्म सीमियोलॉजिस्ट, तो ये एक फिल्म का अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं क्रिश्चियन मेड्स, उन्होंने क्या कहा है, पॉइंटेड आउट, उन्होंने ये बात इंगित की है, बताई है। वी अंडरस्टैंड अ फिल्म, हम एक फिल्म को समझते हैं, नॉट बिकॉज वी हैव नॉलेज ऑफ इट्स सिस्टम, इसलिए नहीं कि हमें इसके सिस्टम का ज्ञान है, रेदर इसके बजाय वी अचीव एन अंडरस्टैंडिंग, हम एक समझदारी प्राप्त करते हैं ऑफ इट्स सिस्टम, इसके सिस्टम की, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द फिल्म, क्योंकि हम फिल्म को समझते हैं। पुट टुगेदर वे, अगर इसको हम साथ में रखें, इट इज़ नॉट बिकॉज द सिनेमा इज़ लैंग्वेज, तो अगर हम इसी तरीके से ये बात कहें कि ऐसा नहीं है कि सिनेमा एक भाषा है, दैट इट कैन टेल सच फाइन स्टोरीज, इसलिए वो इतनी बढ़िया कहानियाँ सुना पाता है, बट रेदर, बल्कि हमें ये कहना चाहिए, इट हैज़ बिकम लैंग्वेज, ये एक भाषा बन चुका है, बिकॉज इट हैज़ टोल्ड सच फाइन स्टोरीज, क्योंकि इसने इतनी अच्छी कहानियाँ सुनाई हैं। फॉर सीमियोलॉजिस्ट यानी संकेतों का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए, अ साइन मस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक संकेत में दो भाग होने चाहिए, द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड, यानी एक तो प्रतीक और जो सिग्निफाइड, जैसे ये जो वर्ड है, जिस सिग्निफायर होता है जो बताता है किसी चीज़ के बारे में, और सिग्निफाइड वो चीज़ होती है जिसके बारे में बताया जाता है ना। जैसे आपके सामने ये मेरा लैपटॉप है, तो लैपटॉप जो वर्ड है, वो लैपटॉप जो वस्तु है उसको सिग्निफाई करता है, तो लैपटॉप वर्ड तो हुआ सिग्निफायर, और लैपटॉप जो चीज़ है आपके सामने वो हुआ सिग्निफाइड, ये संबंध होता है। द वर्ड वर्ड, यानी जो शब्द है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए WORD, ये एक वर्ड है, तो द कलेक्शन ऑफ लेटर्स और साउंड्स, तो WORD क्या है, एक कलेक्शन है, एक समूह है लेटर्स का और साउंड्स का, WORD इनका समूह है। इज़ अ सिग्निफायर, तो ये जो शब्द है एक सिग्निफायर है, ये बताता है किसी चीज़ के बारे में। What it represents is something else again, तो जिस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है वो कुछ दूसरी चीज़ होती है, और वो है द सिग्निफाइड। यानी गुलाब का फूल आपके सामने हो और ROSE रोज़ आपके सामने लिखा हुआ है, तो अगर आपको पढ़ना आता है तो आप ROSE रोज़ पढ़ लेंगे और समझ लेंगे उसका मतलब, और गुलाब इमेजिन कर लेंगे, और गुलाब का फूल आपके सामने है, चाहे आपको पढ़ना आता हो ना आता हो, आप तो भी पहचान लेंगे। तो जो गुलाब का फूल है वो सिग्निफाइड कहलाएगा, है ना, और ROSE वो सिग्निफायर कहलाएगा। इन लिटरेचर, साहित्य में, द रिलेशनशिप, संबंध बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, यानी जो अब इसको सिग्निफायर और सिग्निफाइड ही बोले, हिंदी में क्या बताऊं मैं आपको समझ तो आ गया होगा कि ROSE रोज़ सिग्निफायर है और जो गुलाब का फूल है वो सिग्निफाइड है, तो हम इनको यही प्रोनाउंस करेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे इसकी। इज़ अ मेन लोकस ऑफ आर्ट, यानी ये जो मुख्य चीज़ है वो है कला की।
द पोइट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, जो कवि है वो रचनाएं रचता है, दैट ऑन द वन हैंड, कि एक और आर कंपोज्ड ऑफ साउंड्स, वो साउंड से मिलके बनी होती हैं, एंड ऑन द अदर, दूसरी ओर, ऑफ मीनिंग, उसका एक अर्थ होता है जो कि सिग्निफाइड्स होता है ना। कवि की कविता में जैसे गुलाब का अगर जिक्र आता है तो वो जो सिग्निफाइड्स हैं, गुलाब के फूल हैं, वो उसका अर्थ होता है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैन बी फैसिनेटिंग, और दोनों के बीच का जो संबंध है वो बड़ा रोमांचकारी हो सकता है। इनफैक्ट वास्तव में मच ऑफ द प्लेजर ऑफ पोइट्री, ज़्यादातर जो आनंद है पोइट्री का, कविता का, लाइज जस्ट हियर, वो यहीं पर होता है। यानी आप कविता पढ़ते हैं और आप उसके बारे में इमेजिन करते हैं, आपके सामने चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं। इन द डांस बिटवीन साउंड एंड मीनिंग, तो जो डांस है साउंड का और मीनिंग का, तो रोज़ एक साउंड है यानी एक शब्द है, और उसका जो मीनिंग है वो अलग है, वो आप इमेजिन करते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है, ये डांस चलता रहता है साउंड का और मीनिंग का। बट लेकिन इन फिल्म में द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड, जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड हैं, आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, लगभग एक जैसे होते हैं, है ना। फिल्म में तो रोज़ लिखा थोड़ी होता है, आपको सामने दिखता है ना। जो हीरोइन है वो लिखी थोड़ी होती है, जब ड्रामा आप पढ़ते हैं तो लिखा होता है, और जब आप फिल्म देखते हैं तो वो सामने ही होती हैं चीज़ें, तो इसलिए वो आइडेंटिकल हैं। द साइन, ये बीच बीच में 128, 129 शायद पेज नंबर रहे होंगे, तो ये बीच बीच में आ जाते हैं। द साइन, जो संकेत है, ऑफ सिनेमा का, इज़ अ शॉर्ट सर्किट साइन, वो एक शॉर्ट सर्किट साइन होता है। मतलब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, एकदम से बहुत तेज़ी से करंट जाता है। तो जो सिनेमा में हम देखते हैं वो और मीनिंग उसका एकदम क्लियर हो जाता है, वहाँ चीज़ों को हम इमेजिन नहीं करते हैं। हमारे सामने रोज़ अगर लिखा हुआ है तो हम रोज़ को इमेजिन करेंगे, है ना। जब हम ड्रामा पढ़ते हैं, आपने शेक्सपियर के कई ड्रामा मेरे साथ पढ़े हैं, मान लीजिए ओथेलो आप पढ़ते हैं, तो ओथेलो को आप इमेजिन करते हैं कि ऐसा रहा होगा, डेस्डेमोना को आप इमेजिन करते हैं कि ऐसी रही होगी। लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं, आपके सामने होते हैं और आपको इमेजिन नहीं करना पड़ता, तो ये शॉर्ट सर्किट साइन होता है, यानी एकदम से अर्थ हमारे सामने होता है। अ पिक्चर ऑफ अ बुक, यानी एक किताब की तस्वीर, इज मच क्लोजर टू अ बुक, तो वो एक किताब के एकदम क्लोजर होती है, बिल्कुल किताब के जैसी ही किताब की तस्वीर होती है। किताब का फोटो अगर सामने हो आपके तो वो किताब के जैसा ही होता है कंसेप्चुअली, यानी सैद्धांतिक रूप से। देन द वर्ड बुक, जो शब्द है बुक, BOO के बुक, जब लिखा होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप इमेजिन करेंगे किताब कैसी है। लेकिन यही बुक लिखने की बजाय किताब की तस्वीर होती तो आप सामने ही देख लेते, फिर आप इमेजिन नहीं करते। इट्स ट्रू, ये सच है, दैट वी मे हैव टू लर्न, कि हमें सीखना पड़ता है इन इन्फेंसी, शैशवावस्था में, और अर्ली चाइल्डहुड या फिर प्रारंभिक बचपन में, टू इंटरप्रेट, व्याख्या करना, द पिक्चर ऑफ अ बुक, एक किताब की तस्वीर की। भाई छोटे बच्चे को तो नहीं मालूम ना, एकदम जो नया बच्चा पैदा हुआ है, कि किताब क्या चीज़ होती है, तो उसको सीखना पड़ता है कि भाई किताब ये चीज़ होती है। एज मीनिंग अ बुक, कि भाई किताब शब्द का मतलब क्या है, ये है किताब। बट दिस इज़ अ ग्रेट डील ईजियर, लेकिन ये बहुत आसान होता है, देन लर्निंग टू इंटरप्रेट द लेटर्स एंड साउंड ऑफ द वर्ड बुक। तो जो शब्द है बुक, उसके लेटर्स को सीखना, उस वर्ड को सीखना, ये तो मुश्किल होता है। भाई छोटा बच्चा है 1 साल का, तो हम उसको किताब दिखा कर कह सकते हैं बेटा ये किताब है, लेकिन किताब जो शब्द है लिखा हुआ, वो तो नहीं पढ़ सकता। बच्चा करीब 6 साल का होता है तब पढ़ना सीखता है, लिखना पढ़ना, तब वो पढ़ पाएगा कि BOO के बुक होता है। लेकिन वो पहचान 1 साल का बच्चा लेगा, 2 साल का, कि ये BOO के बुक, BOO के नहीं पहचानेगा कि किताब ये इसको कहते हैं। एज वॉट इट सिग्निफाइज, यानी BOO का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है उसका, ये वो बड़ा होकर सीखेगा। अ पिक्चर बियर्स सम डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी एक जो तस्वीर है उसका सीधा सीधा संबंध होता है विद
वॉट इट सिग्निफाइज, यानी जो इसका मतलब होता है चीज़ों से उसका सीधा संबंध है। अ वर्ड सेल्डम डज, लेकिन एक जो शब्द है उसका मुश्किल से ही कभी होता है। यानी BOO के बुक जो है आपके सामने, इसका कोई संबंध नहीं है बिल्कुल किताब से, लेकिन यहाँ एक किताब की तस्वीर होती तो उसका सीधा सीधा संबंध किताब से होता। ये उर्दू में दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है ना। हिंदी में बा बनाएंगे, ऊ की मात्रा लगाएंगे, का बनाएंगे, उस तरीके से बुक या किताब लिखेंगे का कबूतर, और फिर उसके पे ई की मात्रा लगाएंगे, ता तकली बनाएंगे, फिर आ का डंडा लगाएंगे, है ना, फिर बा बनाएंगे, तब किताब होगा। वो पुस्तक लिखेंगे तो अलग होगा। तो इसका कोई संबंध नहीं है एक बुक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक्टोरियल लैंग्वेजेस, यानी कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनमें तस्वीरें होती हैं। लाइक चाइनीज़ एंड जापानीज़, जैसे चीनी भाषा है और जापानी भाषा है। माइट बी सैड, उनके बारे में कहा जा सकता है टू फॉल समवेयर इन बिटवीन फिल्म एंड वेस्टर्न लैंग्वेजेस, कि वो कहीं ना कहीं फिल्म और पाश्चात्य भाषाओं के बीच में आती हैं एज साइंस सिस्टम्स, क्योंकि उनमें एक साइंस सिस्टम होता है, यानी संकेत होते हैं, उनमें प्रतीक होते हैं। बट ओनली व्हेन दे आर रिटन, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होता है जब वो लिखी जाती हैं। नॉट व्हेन दे आर स्पोकन, उस वक्त नहीं जब वो बोली जाती हैं। एंड ओनली इन लिमिटेड केसेस, और केवल सीमित केसेस में ही ऐसा होता है, यानी सारी भाषाएं तो ऐसी होती नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, देयर आर सम वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे हैं, गल्प फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गल्प जो शब्द है, ऐसा जब आप बोलते हैं इस शब्द को, ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ गटक लिया, गल्प गटक लिया। दैट आर ओनोमेटोपोइक, ओनोमेटोपोय एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें साउंड होती है ना। कोई भी साउंड जब होती है लिटरेचर में तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपी है। तो ये जो गल्प है ये ओनोमेटोपिक है। एंड देयरफॉर बियर्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू व्हाट दे सिग्निफाई, तो इसका सीधा सीधा संबंध है जो ये अर्थ बताना चाह रहा है। इसको प्रोनाउंस भी वैसे ही किया जाता है। बट ओनली व्हेन दे आर स्पोकन, लेकिन सिर्फ तभी जब इसको बोला जाएगा। जब लिखा जा रहा है GULP तब इसका मतलब वैसा नहीं निकलेगा। इट इज़ द फैक्ट ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट साइन, तो ये जो शॉर्ट सर्किट साइन है दैट मेक्स द लैंग्वेज ऑफ फिल्म सो डिफ़िकल्ट, और यही बनाता है एक फिल्म की भाषा को कठिन टू डिस्कस, कि भाई उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, बहस मुबाहिसा नहीं कर सकते। एज मैड्स पुट्स इट, जैसा कि मैड्स ने लिखा है, इन अ मेमोरेबल फ्रेज, एक यादगार तरीके से उसने लिखा है, अ फिल्म इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, एक फिल्म को की व्याख्या करना कठिन है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान है। इट ऑल्सो मेक्स डूइंग फिल्म क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डूइंग इंग्लिश, यानी फिल्म करना इंग्लिश करने से एकदम अलग है। एदर रिटन और स्पीकिंग, चाहे राइटिंग में हो इंग्लिश या फिर स्पीकिंग हो, चाहे भाषा को लिखना या बोलना। We don't modify the science of cinema the way we can modify the words of language systems. तो हम सिनेमा के संकेतों को उस तरीके से मॉडिफाई नहीं करते, सुधारते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, जैसे हम भाषा के सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन सिनेमा में एन इमेज ऑफ रोज, अभी हम रोज़ की बात कर रहे थे, गुलाब की, तो जो एक तस्वीर है रोज़ की, इज़ एन इमेज ऑफ अ रोज़, इज़ एन, ये 2 बार छप गया है। नथिंग मोर, और कुछ नहीं होता, केवल तस्वीर होती है। नथिंग लेस, उससे कम भी कुछ नहीं होता। इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में, अ रोज़ कैन बी अ रोज़, एक रोज़ हो सकता है सिंपली, बट इट कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड और कन्फ्यूज विद सिमिलर वर्ड्स, लेकिन कोई कोई प्रोनाउंस इस तरीके से करता है कि हम इसको कन्फ्यूज़ भी कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। रोज़ कह सकते हैं, रोज़ी कह सकते हैं, रोज़ियर कह सकते हैं, रोज़ियस्ट कह सकते हैं, राइजन, रोज़, रियूज़। जो रियूज़ है इसका मतलब एक ट्रिक होती है, चाल होती है, रियूज़। एरोज़, रोज़ लाइक, उठा, रोज़ के जैसा, एंड सो फोर्थ। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं।
द पावर ऑफ लैंग्वेज सिस्टम्स इज दैट, तो जो भाषा के सिस्टम हैं उनकी ताकत ये है, देयर इज़ अ वेरी ग्रेट डिफरेंस, कि बहुत अंतर होता है बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। द पावर ऑफ फिल्म इज़ दैट देयर इज़ नॉट, और एक फिल्म की ताकत यह है कि उसमें कोई अंतर नहीं होता, यानी गुलाब का फूल आपके सामने होता है। नेवरदलेस फिल्म इज़ लाइक अ लैंग्वेज, फिर भी जो फिल्म है वो एक भाषा की तरह है। हाउ देन डज इट डू वॉट इट डज, तो फिर ये करती कैसे है जो कुछ भी ये करती है। क्लियरली वन पर्सनस इमेज ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज नॉट एनदर्स, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के दिमाग में जो तस्वीर होती है किसी चीज़ की, वो दूसरे के दिमाग में उसकी सिमिलर नहीं होती है ना। आप जब रोज़ बोलेंगे, अभी वो खुद ही एग्जाम्पल दे रहा है, इफ़ वी बोथ रीड द वर्ड्स रोज़, अगर हम दोनों साथ में पढ़ें इस शब्द को, ROSE, रोज़ को, यू मे परहैप्स थिंक ऑफ पीस रोज़ यू पिक्ड लास्ट समर, तो पिछले समर में आपने कुछ पीस रोज़ जो चुने थे आप उनके बारे में सोचेंगे। वाइल, जबकि आई एम थिंकिंग ऑफ द वन, मैं उस गुलाब के बारे में सोच रहा हूँगा, लॉरा वेस्टफॉल गेव टू मी, जो लॉरा वेस्टफॉल ने मुझे दिया था इन दिसंबर 1968, दिसंबर 1968 में मुझे गुलाब दिया था किसी महिला ने, लॉरा वेस्टफॉल ने, और मैं उसके बारे में सोचूंगा। इन सिनेमा में हाउएवर, लेकिन वी बोथ सी द सेम रोज़, हम दोनों सामने बैठकर एक ही गुलाब को देखेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे, उसी को समझेंगे, ना कि अलग अलग गुलाब को। वाइल द फिल्म मेकर कैन चूज फ्रॉम अ इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ रोजेज, जो फिल्म मेकर है वो बहुत सारे गुलाबों में से किसी एक गुलाब को चुन सकता है ना। वो चाहे पिंक रोज़ दिखाए, वाइट रोज़ दिखाए, येलो रोज़ दिखाए, तो चॉइस उसके पास है, आपके पास नहीं है। आप तो वही देखेंगे ना जो वो आपको दिखा रहा है। एंड देन फोटोग्राफ द वन, और फिर वो उसकी फोटोग्राफ लेगा, चूजन, जो उसने चुना है, इन अनदर इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ वेज, तो वो किसी भी एंगल से उस गुलाब का फोटो ले सकता है, जिस एंगल से उसने लिया है फोटो उसी एंगल से आपको देखना पड़ेगा। द आर्टिस्ट चॉइस इन सिनेमा इज विदाउट लिमिट, तो जो कलाकार के पास चॉइस है सिनेमा में वो विदाउट लिमिट है, अनलिमिटेड है, असीमित है। द आर्टिस्ट चॉइस इन लिटरेचर इज सर्कमस्क्राइब्ड, लेकिन कलाकार की जो चॉइस है साहित्य में वो सर्कमस्क्राइब्ड यानी सीमित है। वाइल द रिवर्स इज ट्रू, जबकि रिवर्स माने इसका उल्टा सच है फॉर द ऑब्जर्वर, देखने वाले के लिए। फिल्म डज नॉट सजेस्ट इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में फिल्म सजेस्ट नहीं करती चीज़ों को, जैसे लिटरेचर सजेस्ट करती है ना। फिल्म में तो हम जो है सामने वही देखते हैं, इमेजिन नहीं करते क्योंकि फिल्म सजेस्ट नहीं करती। इट स्टेट्स, बल्कि ये तो सीधा सीधा हमको बताती है। एंड देयर इन लाइज इट्स पावर, और यही इसकी ताकत है। एंड द डेंजर, और ख़तरा भी है। इट पोजेस फॉर द ऑब्जर्वर, जो ये अपने अवलोकनकर्ता के सामने रखती है। द रीज़न, और यही वजह है, वाई इट इज़ यूजफुल, कि उपयोगी होता है, इवन वाइटल, बल्कि जीवंत भी होता है, आवश्यक होता है। टू लर्न, सीखना, टू रीड इमेजेस, तस्वीरों को पढ़ना। वेल, अच्छे तरीके से पढ़ना सीखना ज़रूरी होता है। सो दैट, ताकि द ऑब्जर्वर, जो अवलोकन करता है, कैन सीज, पकड़ सके, सम ऑफ द पावर ऑफ द मीडियम, जो माध्यम की ताकत है उसको पकड़ सके, उसके साथ सामंजस्य बिठा सके। इसलिए आपको चीज़ें सीखनी होती हैं। द बेटर वन रीड्स एन इमेज, जितने बेहतर तरीके से व्यक्ति एक तस्वीर को पढ़ेगा, द मोर वन अंडरस्टैंड्स इट, उतना ही ज़्यादा व्यक्ति उसको समझेगा। द मोर पावर वन हैज़ ओवर इट, और उतनी ही ताकत उसकी बनेगी, पकड़ बनेगी उस तस्वीर के ऊपर। द रीडर ऑफ अ पेज, एक पेज को पढ़ने वाला, इन्वेंट्स यानी आविष्कार करता है, द इमेज, तस्वीर का। यानी आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें तो आप इमेजिन करते हैं ना, खुद ही तस्वीर बनाते हैं अपने दिमाग में, इन्वेंट करते हैं तस्वीर को। द रीडर ऑफ अ फिल्म डज नॉट, लेकिन एक फिल्म को पढ़ने वाला वो तस्वीर नहीं बनाता, क्योंकि तस्वीर उसके सामने होती है। येट बोथ रीडर्स,
फिर भी जो दोनों ही पाठक हैं, चाहे वो फिल्म को पढ़ने वाला हो चाहे पेज को पढ़ने वाला हो, मस्ट वर्क, दोनों को ही काम करना पड़ेगा टू इंटरप्रेट, व्याख्या करने के लिए, द साइंस, संकेतों की, दे परसीव, जिन्हें वो देखते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्शन, यानी जो समझदारी की प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया है, उसको पूरा करने के लिए दोनों को ही काम करना पड़ेगा। द मोर वर्क दे डू, जितना ज़्यादा काम वो करेंगे, द बेटर द बैलेंस, उतना ही बेहतर बैलेंस होगा, संतुलन होगा, बिटवीन ऑब्जर्वर एंड क्रिएटर इन द प्रोसेस, यानी जो ऑब्जर्वर है, अवलोकन करता है, और क्रिएटर जो निर्माता है, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। द बेटर द बैलेंस, और जितना अच्छा संतुलन होगा, द मोर वाइटल एंड रेसोनेंट द वर्क ऑफ आर्ट, तो उतना ही सजीव और रेसोनेंट मतलब गुंजायमान, जो गूंजता है, द वर्क ऑफ आर्ट, जो कलाकृति है, वो बनेगी। तो दोनों के बीच एक संतुलन होना चाहिए, क्रिएटर और ऑब्जर्वर दोनों के बीच में। द अर्लीस्ट फिल्म टेक्स्ट, यानी जो प्रारंभिक फिल्म टेक्स्ट थे, इवन मैनी पब्लिश्ड रिसेंटली, यानी बहुत सारे जो हाल ही में प्रकाशित हुए, pursue with short-sighted ardor the crude comparison of film and written spoken language, तो उनमें भी एक कंपैरिजन दिखाया गया है। शॉर्ट साइटेड मतलब बहुत जल्दबाज इससे भरा हुआ, आर्डर माने उत्साह होता है, द क्रूड कंपैरिजन, क्रूड माने जो सफिस्टिकेटेड नहीं है, तो वहाँ तुलना की जाती है फिल्म की रिटन और स्पोकन लैंग्वेजेस के साथ। द स्टैंडर्ड थियरी, जो स्तरीय सिद्धांत है, सजेस्ट, वो ये सुझाव देता है, दैट द शॉर्ट वॉज द वर्ड ऑफ फिल्म, कि जो एक शॉर्ट है वो फिल्म के लिए एक वर्ड की तरह है, यानी भाषा में जो काम शब्द करते हैं वही फिल्म में शॉर्ट करते हैं। द सीन इज़ अ सेंटेंस, और जो एक सीन है वो एक सेंटेंस की तरह है, भाषा में जो काम सेंटेंस करता है वो फिल्म में सीन करता है। एंड द सीक्वेंस इज़ पैराग्राफ, और जो सीन सीक्वेंस होता है वो एक पैराग्राफ की तरह है। इन द सेंस दैट दीज सेट्स ऑफ डिविजन्स आर अरेंज्ड, इस तरीके से ये जो सेट्स हैं, ये जो विभाजन हैं, ये व्यवस्थित किए जाते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के। द कंपैरिजन इज़ ट्रू एनफ, ये जो तुलना है काफ़ी सही है, बट इट ब्रेक्स डाउन अंडर एनालिसिस, लेकिन जब हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं, विश्लेषण शुरू करते हैं, तो ये तुलना टूट जाती है। एज्यूमिंग, मान लेते हैं, फॉर द मोमेंट, एक पल के लिए, दैट अ वर्ड, कि एक शब्द, इज़ द स्मॉलेस्ट कन्वीनियंट यूनिट ऑफ मीनिंग, यानी सबसे छोटी यूनिट है अर्थ की। डज द शॉर्ट कंपेयर इक्विवेलेंटली, तो शॉर्ट की तुलना क्या शब्द से की जा सकती है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये, अ शॉर्ट टेक्स टाइम, एक शॉर्ट में वक्त लगता है। विद इन दैट टाइम स्पन, उस समय अवधि में, देयर इज़ अ कंटिन्यूअली वेरियस नंबर ऑफ इमेजेस, और यानी लगातार अलग अलग तरीके की तस्वीरें बनती हैं। डज द सिंगल इमेज, द फ्रेम, देन कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ द मीनिंग ऑफ द फिल्म, तो जो एक सिंगल इमेज है, एक मात्र कोई तस्वीर है, एक फ्रेम है, क्या वो एक यूनिट बनेगा फिल्म के अर्थ का? स्टिल द आंसर इज़ नो, इसका भी जवाब ना में होगा। सिंस ईच फ्रेम इंक्लूड्स अ पोटेंशियली इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, अब क्योंकि हर एक फ्रेम में एक अलग विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, इनफाइनाइट अमाउंट होता है उसका, असीमित तो उसकी मात्रा होती है। एज डज द साउंड ट्रैक दैट एकम्पनीज इट, उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है या जो आवाज़ होती है उसके साथ में, वैसी ही वो होती है, उसमें भी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। वाइल वी कुड से दैट अ फिल्म शॉट इज़ समथिंग लाइक अ सेंटेंस, हम ये कह सकते हैं कि जो एक फिल्म शॉट है वो एक सेंटेंस की तरह है। सिंस इट मेक्स अ स्टेटमेंट, क्योंकि इससे एक कथन साबित होता है, एंड इज सफिशिएंट इन इटसेल्फ, और अपने आप में पर्याप्त होता है। द पॉइंट इज दैट द फिल्म डज नॉट डिवाइड इटसेल्फ इनटू सच इजीली मैनेजेबल यूनिट्स,
मतलब सच तो ये है कि एक फिल्म अपने आप को ऐसी यूनिट्स में डिवाइड नहीं करती, यानी आप फिल्म को इस तरीके से नहीं बांट सकते। सिर्फ दो भाग होते हैं, शुरू इंटरवल से पहले का, इंटरवल से बाद का, है ना। ऐसी यूनिट्स में आप नहीं बांट सकते कि ये वर्ड हो गया, ये सेंटेंस हो गया, ये पैराग्राफ हो गया। वाइल वी कैन डिफाइन शॉर्ट टेक्निकली, यानी तकनीकी तौर पर हम शॉर्ट को परिभाषित कर सकते हैं वेल एनफ एज अ सिंगल पीस ऑफ फिल्म, कि वो एक फिल्म का एक टुकड़ा है। वॉट हैपन्स इफ द पर्टिकुलर शॉट इज पंक्चुएटेड इंटरनली, यानी क्या होगा अगर वो जो एक शॉट है वो अंदर पंक्चुएटेड, यानी अंदर भी उसके कुछ भाग हैं। द कैमरा कैन मूव, कैमरा हिल सकता है। द सीन कैन चेंज completely in a pan or track. Should we then talking of one shot or two? तो कैमरा हिल सकता है, सीन बदल सकता है, तो हम एक शॉट की बात करेंगे या दो शॉट्स की बात करेंगे। लाइकवाइज इसी तरीके से सीन्स जो दृश्य हैं विच वर डिफाइंड स्ट्रिक्टली इन फ्रेंच क्लासिकल थिएटर, जो कि स्ट्रिक्टली उनको परिभाषित किया जाता था फ्रांस के क्लासिकल थिएटर में एज बिगिनिंग एंड एंडिंग, शुरुआत और एंडिंग। वेन एवर अ कैरेक्टर एंटर्ड और लेफ्ट द स्टेज, यानी जब कैरेक्टर कोई आता था स्टेज पर तो वो सीन की शुरुआत होती थी, और छोड़ के जाता था स्टेज को तो वो एंड होता था। आर मोर एमॉर्फस इन फिल्म एज दे आर इन थिएटर टुडे। तो आजकल ये फिल्म में एमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट प्रॉपर शेप, आकारहीन। तो शुरुआत कभी कभी जैसे शुरू से शुरू नहीं होता, एंड होता है वो भी प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर शेप में नहीं होता। तो फिल्म में आजकल बहुत एमॉर्फस है, यानी आकारहीन है। द टर्म सीन इज़ यूजफुल नो डाउट, दो जो शब्द सीन है वो उपयोगी है निस्संदेह, बट नॉट प्रिसाइज, लेकिन ये सटीक नहीं है। सीक्वेंसेस आर सर्टेनली लॉन्गर देन सीन्स, जो सीक्वेंसेस होते हैं फिल्म सीक्वेंस वो सीन से निश्चय ही लंबे होते हैं। बट द सीक्वेंस शॉट in which a single shot is coterminous with the sequence is an important concept and no smaller units within it are sequential. तो ऑथर के अनुसार जो इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो सीक्वेंस शॉट है ना, और उससे छोटी यूनिट्स उसमें पॉसिबल नहीं है। It would seem that a real science of film would depend on our being able to define the smallest units of construction. तो ऐसा लगता है कि जो वास्तविक विज्ञान है फिल्म का वो डिपेंड होगा, वो निर्भर होगा जब हम इस बात में सक्षम होंगे, ऑन आर बीइंग एबल, जब हम सक्षम होंगे टू डिफाइन, परिभाषित करने में, द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी जो सबसे छोटी यूनिट है ऑफ कंस्ट्रक्शन, निर्माण की। वी कैन डू दैट टेक्निकली, हम तकनीकी तौर पर ये कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द इमेज, कम से कम तस्वीर के लिए। इट इज़ द सिंगल फ्रेम, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंगल फ्रेम है। बट दिस इज सर्टेनली नॉट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, लेकिन ये अर्थ की, मीनिंग की सबसे छोटी यूनिट नहीं है। द फैक्ट इज दैट, तथ्य ये है कि फिल्म अनलाइक रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, जो कि रिटन लिखी गई और बोली गई भाषा से अलग होती है, इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ यूनिट्स, वो यूनिट्स की बनी ही नहीं होती एज सच, बट इज़ रेदर अ कंटिन्यूम ऑफ मीनिंग, बल्कि उसमें लगातार एक अर्थ चलता रहता है। तो फिल्म तो अपने आप में ही एक तरीके से यूनिट है। अ शॉर्ट कंटेन्स एज मच इन्फॉर्मेशन एज वी वॉन्ट टू रीड इन इट, तो एक शॉर्ट में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है जितनी हम उसमें पढ़ना चाहें। एंड वॉट एवर यूनिट्स वी डिफाइन विद इन द शॉर्ट आर आर्बिट्रेरी, और जो भी यूनिट्स हम एक शॉर्ट में डिफाइन करना चाहते हैं वो आर्बिट्रेरी है, यानी उनमें फेरबदल किया जा सकता है, फिक्स्ड नहीं होती। देयरफॉर इसलिए फिल्म प्रेजेंट्स अस विद अ लैंग्वेज ऑफ सॉर्ट्स, तो फिल्म हमारे सामने जो भाषा के प्रकार प्रस्तुत करती है वो हैं दैट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट साइंस, यानी उसमें शॉर्ट सर्किट साइंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यानी जिसमें एकदम से अर्थ सामने आ जाता है। प्रतीक ऐसे होते हैं जिनमें अर्थ बिल्कुल सामने होता है। इन विच द सिग्निफायर नियरली इक्वल्स द सिग्निफाइड, यानी सिग्निफायर और सिग्निफायर जो एक जैसे होते हैं। एंड दूसरा, डिपेंड्स ऑन अ कंटिन्यूअस नॉन डिस्क्रीट सिस्टम इन विच वी कांट आइडेंटिफाई अ बेसिक यूनिट
एंड विच देयरफॉर वी कांट डिस्क्राइब क्वांटिटेटिवली। तो इसकी कोई एक बेसिक यूनिट नहीं डिफाइन की जा सकती। जैसे भाषा की होती है, लेटर होता है बेसिक यूनिट, और लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं। तो उस तरीके की बेसिक यूनिट इसकी नहीं है। द रिजल्ट इज, और इसका परिणाम यह है, एज क्रिश्चियन मार्टिस सेज दैट एन easy art, the cinema is in constant danger of falling victim to this easiness, कि ये एक आसान कला है और ये सिनेमा के लिए लगातार खतरा है कि वो इस आसानी का शिकार बन जाएगा। फिल्म इज़ टू इंटेलिजिबल, फिल्म ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजिबल होती है। इंटेलिजिबल वो चीज़ें होती हैं जो समझ में आती हैं, है ना। इसका अपोजिट होगा अनइंटेलिजिबल, जो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो फिल्म ज़रूरत से ज़्यादा समझ में आने वाली चीज़ है, विच इज़ वॉट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू एनालाइज, और यही वजह है कि इसका विश्लेषण करना मुश्किल होता है। अ फिल्म इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, एक फिल्म की व्याख्या करना मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसको समझना आसान है। तो व्याख्या उन चीज़ों की जाती है जिनको समझना कठिन होता है। फिर देखिए डिनोटेटिव एंड कनोटेटिव मीनिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपके लिए, और इन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। डिनोटेटिव क्या होता है? जो मीनिंग है डिनोटेटिव, वो लिटरल मीनिंग होता है ना, किसी भी चीज़ का। अब ये यहाँ पे आपको बताएगा आगे एग्जाम्पल देके, वार्म का एग्जाम्पल देगा, WARM, वार्म मीन्स गर्म होता है, और तो जो लिटरल मीनिंग है वो गर्म हुआ। और जो इसका एक कनोटेटिव मीनिंग है, कनोटेटिव मीनिंग में क्या है, इमोशंस होती हैं, है ना, एक कल्चर होता है, उस शब्द के आसपास एक पूरा कल्चर होता है, एक और इमोशंस होती हैं, वो कनोटेटिव मीनिंग होता है शब्द का। तो वार्म जो शब्द है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी के प्रति प्रेम से भरे होते हैं, भावनाओं से भरे होते हैं, तो वो वार्मथ होती है, गर्माहट होती है, रिश्तों में गर्माहट होती है, तो वो उसका कनोटेटिव मीनिंग होता है। चलिए यहीं देखते हैं राइटर क्या कहता है। फिल्म्स डू हाउएवर मैनेज टू कम्युनिकेट मीनिंग, जो फिल्में हैं वो अपना अर्थ बताती हैं। दे डू दिस इसेंशियली इन टू डिफरेंट मैनर्स, दो तरीके से अपना अर्थ बताती हैं, डिनोटेटिवली एंड कनोटेटिवली। तो ये दोनों मीनिंग आप याद रखिएगा, है ना। डिनोटेटिव लिटरल मीनिंग होता है, कनोटेटिव छिपा हुआ मीनिंग होता है, जो कई तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो फिल्मों में भी एक अलग मैसेज होता है, एक तो सामने आपके घटनाएं घटती हैं, एक मैसेज जो आप इंटरप्रेट करते हैं। लाइक रिटन लैंग्वेज, यानी लिखित भाषा की तरह, बट टू अ ग्रेटर डिग्री, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, अ फिल्म इमेज और साउंड हैज़ अ डिनोटेटिव मीनिंग। एक फिल्म की जो तस्वीर है या जो साउंड है उसका एक लिटरल मीनिंग होता है, डिनोटेटिव माने इट इज़ वॉट इज़ एंड वी डोंट हैव टू स्ट्राइव टू रिकग्नाइज इट, हमको कोशिश नहीं करनी पड़ती उसको पहचानने की। दिस फैक्टर में सीम सिंपलिस्टिक, तो ये तथ्य साधारण दिख सकता है, बट इट शुड नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड, लेकिन इसको कम नहीं आंका जाना चाहिए। हियर लाइज द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ फिल्म, और यही फिल्म की महान ताकत है। देयर इज अ सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स और इवन इन स्टिल फोटोग्राफ्स ऑफ अ पर्सन और इवेंट। तो जो शब्दों में वर्णन होता है और जो फोटोग्राफ है किसी व्यक्ति का, दोनों में अंतर होता है। और इवेंट एंड अ सिनेमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द सेम, या फिर उसी चीज़ का जो सिनेमैटिक रिकॉर्ड होता है, यानी जो आपको सिनेमा दिखाया जाता है, आपको फिल्म दिखाई जाती है। जैसे आप एक नॉवल पढ़ें तो आपका एक्सपीरियंस अलग होता है। द गाइड नॉवल को आप पढ़िए और द गाइड फिल्म को आप देखिए, तो दोनों का आपका एक्सपीरियंस अलग होता है। बिकॉज फिल्म कैन गिव अस सच अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ रियलिटी, क्योंकि फिल्म हमको एकदम रियलिटी के बिल्कुल पास ले आती है। इट कैन कम्युनिकेट अ प्रिसाइज नॉलेज दैट रिटन और स्पोकन लैंग्वेज सेल्डम कैन। तो ये जो कम्युनिकेट करती है, प्रिसाइज माने सटीक, नॉलेज माने ज्ञान, तो जो हमें सटीक ज्ञान प्रदान करती है फिल्म, वो रिटन लैंग्वेज या फिर स्पोकन लैंग्वेज मुश्किल से ही कभी कर पाती हैं, है ना। वहाँ चीज़ें हमें सामने दिखती हैं। लैंग्वेज सिस्टम्स में बी मच बेटर इक्विप्ड टू डील विद द कंक्रीट नॉन कंक्रीट वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एंड एब्स्ट्रैक्शंस। तो लैंग्वेज सिस्टम जो हैं, जितनी भी भाषाएं हैं,
मे बी मच बेटर इक्विप्ड, यानी उनमें बहुत ज़्यादा बेहतर ताकत है, इक्विप्ड हैं वो, मतलब ताकत है उनके अंदर किस चीज़ की, टू डील विद द नॉन कंक्रीट वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, जो हमारे विचार हैं या जो एब्स्ट्रैक्शंस अमूर्त चीज़ें हैं, यानी हमारी भावनाएं हैं, विचार हैं, तो हम उनको शब्दों में लिख सकते हैं, कह सकते हैं ख्यालों को। इमेजिन दिस बुक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इस किताब को इमेजिन कीजिए ऑन फिल्म में, यानी जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन कीजिए। विदाउट अ कंप्लीट नरेशन इट वुड बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी जब तक इस किताब को पढ़ के कोई ना सुनाए तब तक इस किताब को समझा ही नहीं जा सकता, सिर्फ तस्वीर देख के आप नहीं समझ सकते। तो ये भाषा की ताकत है ना, ये आप फिल्म में ऐसे नहीं दिखा सकते, तस्वीर में नहीं दिखा सकते, बट दे आर नॉट नियरली सो कैपेबल ऑफ कन्वेइंग प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल रियलिटीज़। लेकिन ये जो भाषाएं हैं आपके आइडियाज़ को लिखकर आप बता सकते हैं, बोलकर उनमें बता सकते हैं, लेकिन जो फिजिकल रियलिटीज़ हैं उनको आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, है ना। जैसे गुलाब का उन्होंने उदाहरण दिया, तो गुलाब लिखकर आप उतना अच्छा नहीं बता सकते सामने वाले को जितना आप गुलाब का फूल दिखाकर, उसकी तस्वीर दिखाकर उसको समझा सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, यहाँ ये समाप्त होता है। ये वीडियो भी मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।